वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस सर, यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। प्रिंस, प्रमिला, शिवम, मानस, तलूरी, विभा, कृष्ण कुमार, नागा, रूबी, आकांक्षा, अदिति, टीटी, सोहेल, मक्तूराम, राहुल, अंजू, मुस्कान, गणेश, सागरिका, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं विद द वेरी फ्रेश टॉपिक एंड दैट इज योर डेटाबेस, डीबीएमएस या आरडीबीएमएस। सबसे पहले बात करते हैं इन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस की। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉफ्टवेयर है, वैसे ही डेटाबेस है, वैसे ही नेटवर्किंग है, इंटरनेट है। तो ये टॉपिक्स आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, डेटाबेस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। समझते हैं। डेटाबेस का मतलब जो भी रिकॉर्ड है हमारा कंप्यूटर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस। पहले के समय में ये रिकॉर्ड हम लोग कैसे मेंटेन करते थे? फाइल्स के थ्रू, है ना। अलग अलग फाइल्स बनाते थे। लेकिन फाइल्स बनाने में जो सबसे बड़ा नुकसान होता था वो क्या होता था कि चूहा आया और उसने फाइल्स को किस कर लिया। अगर कोई भी चूहा आकर फाइल को किस कर लेगा या फिर जल जाएंगी फाइल्स, है ना, या कोई चुरा लेगा, तो इसका मतलब कि वो डेटाबेस, वो फाइल्स हमारी, वो रिकॉर्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा। और हम कितने सालों का रिकॉर्ड मेंटेन करें, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि 10 साल की फाइल्स को मेंटेन करना, 15 साल फाइल्स को मेंटेन करना, 50-50 साल की फाइल्स को मेंटेन करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आया वो किसका आया? डेटाबेस का। अब डेटाबेस क्या था कि सिंपली हमने कुछ फाइल्स बनाई और फाइल्स के फॉर्मेट में या वीडियोस के फॉर्मेट में क्या किया? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना शुरू किया। लेकिन क्या यह सही तरीका था कि हम फाइल्स के फॉर्मेट में चीजों को मेंटेन करें, वीडियोस के फॉर्मेट में करें, फोल्डर बना के करें? तो कहा गया नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे टू मेंटेन अ डेटाबेस। डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक सॉफ्टवेयर की। तो हम लोगों ने क्या किया? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया जिसे कहा गया डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी एग्जाम का फॉर्म आता है उसको फिल कर देते हैं। जब आप उसको फिल करते हैं, अपनी एंट्रीज करते हैं, तो जहां पर आप एंट्रीज कर रहे हैं वो तो फॉर्म है, वो तो एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, वो सारी एंट्रीज कहां चली जाती हैं? डीबीएमएस में, एक सॉफ्टवेयर में जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर ये तो समझ में आ गया कि डेटाबेस जो है वो फाइल्स के फॉर्मेट होगा या फोल्डर्स के फॉर्मेट में होगा। तो डेटाबेस इज इन फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, जबकि डीबीएमएस की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा किस फॉर्मेट में होगा? सॉफ्टवेयर की फॉर्मेट में होगा। तो सर आरडीबीएमएस क्या है? क्या एक सॉफ्टवेयर होंगे, क्या एक टेबल होंगे, या एक से ज्यादा टेबल्स होंगे? सर अगर बहुत सारे इंप्लॉइज हैं तो हर एक इंप्लॉय का डीबीएमएस होगा, हर एक इंप्लॉय का रिकॉर्ड होगा, हर एक इंप्लॉय की टेबल होगी। तो इसका मतलब कि अगर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टेबल, कई सारे इंप्लॉइज हैं उनकी टेबल को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर है। आरडीबीएमएस क्या है? उन सॉफ्टवेयर्स को आपस में कैसे कंपेयर करें, टेबल्स के फॉर्मेट में, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में,
दैट इज कॉल्ड RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में उठता है, डेटाबेस का आर्किटेक्चर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है और डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो कौन कौन सा है। तो आंसर है, डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, सिंगल टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर। सर इसका मतलब क्या है, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, हम डेटाबेस को कैसे बनाएं, इसके लिए हमें कोई एक ब्लूप्रिंट चाहिए, हमें एक ओवरव्यू चाहिए और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर। जैसे अगर आपको कोई घर बनवाना है तो आप एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं ना, जो आपको बताता है कि आपका घर कैसे बनेगा, नक्शा बना के देता है। वैसे ही डेटाबेस को बनाने के लिए भी हमें उसके आर्किटेक्चर को बनाना पड़ेगा। और ये आर्किटेक्चर कितने टाइप्स के हैं, 3 तरीके के, सिंगल टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सिंगल टीयर आर्किटेक्चर उसे बोलते हैं जब डेटाबेस हमारे कंप्यूटर में ही हो और हमें उसको एक्सेस करने के लिए किसी से भी परमिशन ना मांगनी पड़े। सर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में सीवी है? आप कहेंगे है सर, हमारे पास में हमारा बायोडेटा है, हमारी सीवी है, बहुत सारी फाइल्स हैं। क्या वो एक्सेस करने के लिए, वो भी तो एक डेटाबेस है। आपकी मार्कशीट्स होंगी, आपके पास कई सारी पीडीएफ होगी, क्या उसको एक्सेस करने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ती है? जी नहीं। आप अपना मोबाइल या लैपटॉप या गैजेट ओपन करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। ये है सिंगल टीयर आर्किटेक्चर। कुछ इस तरीके से समझिए कि जब भी आपको भूख लगती है, आपको कुछ खाने का मन करता है, तो आप किचन में जाते हैं और बिना किसी को ऑर्डर किए आप खुद बना लेते हैं, है ना। रात में 2 बजे आपको भूख लगी, आपने कहा चलो फटाफट से मैगी बना ली जाए, है ना। आप गए और आपने मैगी बना ली। ये क्या है, सिंगल टीयर आर्किटेक्चर, जहां पर आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जहां पर किसी से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, दैट इज कॉल्ड सिंगल टीयर। 2 टीयर आर्किटेक्चर का मतलब जहां पर आपको किसी से परमिशन की रिक्वायरमेंट है। 2 टीयर, एक आप और दूसरी आपकी पेरेंट्स, आपके मदर या आपके फादर, आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर। आपको भूख लगी, आपने अपने भाई से कहा कि जरा 1 कप कॉफी बना के ले आना, है ना। ये आपने अपने भाई से कहा कि जरा मैगी मेरे लिए बना के ले आना। तो इस केस में क्या आपने किसी से रिक्वेस्ट करी? जी हाँ। किससे रिक्वेस्ट करी? अपने ब्रदर से, सिस्टर से, अपने पेरेंट्स से, है ना, या किसी से भी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 2 टीयर आर्किटेक्चर। 2 टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है सर, इसका एग्जाम्पल बताइए कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में। आइए ये भी समझ लेते हैं। सपोज करिए कि आपको ये देखना है कि IRCTC में जो आपने बुकिंग करी थी वो क्लियर हुई या नहीं हुई, वो वेटिंग है या वो सीट क्लियर हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, IRCTC की वेबसाइट पर जाएंगे, जो बुकिंग आपने की होगी उस डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और वहां जाकर आप चेक कर लेंगे कि आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो कितनी वेटिंग अभी रिमेनिंग है। क्या है, 2 टीयर आर्किटेक्चर। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है किसी दूसरे के डेटाबेस से। 3 टीयर आर्किटेक्चर का मतलब जहां आप अपनी बात किसी से कहें और फिर वो आपकी बात किसी और से कहे, दैट इज कॉल्ड 3 टीयर आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल के तौर पर आपको भूख लगी, आप रेस्टोरेंट चले गए, आपने रेस्टोरेंट में जो वहां के कौन होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनसे आपने कहा, वेटर जो होते हैं उनसे आपने कहा कि हमें फला फला डिश खानी है ना, हमारे लिए मोमोज ले आओ, हमारे लिए मंचूरियन ले आओ, फ्राइड राइस ले आओ। आहा हा हा हा, पानी आ गया मुंह में, है ना। तो आपने कहा कि हमारे लिए ये ले आओ। अब क्या वो वेटर जाएगा और खुद बनाएगा? जी नहीं। वो वेटर क्या करेगा, वो जाएगा और जो बनाने वाला पर्सन होगा अंदर, जो कुक होगा, है ना, उससे जाकर कहेगा कि फला फला टेबल पे जो पर्सन बैठे हैं उनका ऑर्डर ये है ना, बना दीजिए। तो वो क्या करेंगे, वो आपके ऑर्डर को बनाएंगे, फिर वो उनसे पिक करेगा और आपको दे देगा।
तो ये क्या हो गया, 3 टियर आर्किटेक्चर। सर इसका एग्जाम्पल बताइए कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में, आइए जानते हैं। सपोज करिए कि आपको ये जानना है कि इस समय रेपो रेट क्या चल रहा है ना, इस समय जो सीआरआर है वो क्या चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं, है ना, और वहां से देख लें। दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक में जाएं और बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन फिल करें कि हमें एफडी के रेट्स और फला फला रेट्स या लोन के रेट्स या क्या ईएमआई का प्रोसेस है ये हमें बता दीजिए। तो आपने किसको सबमिट किया, क्लर्क को, क्लर्क ने किसको दिया, पीओ को, पीओ ने किसको दिया, मैनेजर को, और फाइनली मैनेजर ने वो आपको दे दिया पूरा रिकॉर्ड जो भी आप जानना चाहते थे। ये क्या है, 3 टियर आर्किटेक्चर, जहां पर कई लोग मिलकर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 3 टियर आर्किटेक्चर। डिफरेंस समझ में आया। जहां डेटाबेस के लिए आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी वो सिंगल टियर है, जहां पर एक पर्सन इन्वॉल्व है वो 2 टियर है ना, जैसे मदर फादर पेरेंट्स कोई भी। और 3 टियर के केस में जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी है। हो सकता है कि आपको डेटाबेस में चेंजेस करने के रिकॉर्ड ना मिले, हो सकता है एडिट करने के आपको राइट्स ना मिले, हो सकता है सिर्फ व्यू करने के राइट्स आपको मिले, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, अगर मैं कहूं कि उसमें कोई बदलाव कर दो, क्या आप कोई बदलाव कर सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं सर, क्योंकि वो आपको जो पीडीएफ है वो कैसी है, व्यू ओनली मोड में दी गई है, जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये क्या है, 3 टियर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस आर्किटेक्चर कितने तरीके के हो गए, 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर। आगे बढ़ जाओ। अगेन यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू तुरंत बोल दो कि सर थैंक यू आपने बता दिया और इसको हम लोग रट लेंगे, है ना, क्योंकि उसमें आप माहिर हैं, हम जानते हैं। डेटा की हायरार्की क्या होती है? हम लोग ने प्रीवियस सेशन में मेमोरी की हायरार्की पढ़ी थी कि मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फलाबाइट, ढिमकाना बाइट एंड सो ऑन। लेकिन किंतु परंतु अगर डेटाबेस की हायरार्की की बात करें या डेटा की हायरार्की की बात करें तो ये क्या है, बिट, उसके बाद बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और फिर डेटाबेस। क्या इसके बाद भी होती है? जी हां, डेटाबेस के बाद में डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डीबीएमएस के बाद में आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए जरा इसको एक बार समझते हैं, ये क्या है। हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं, है ना। 0 और 1 इज कॉल्ड बिट्स। बाइट्स क्या होता है, 0 1 कंबाइन करके क्या बनते हैं, कैरेक्टर्स, जिसको क्या बोलते हैं, बाइट, है ना। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होगा, बाइट। बाइट से मिलकर क्या बनेगी, फील्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। जैसे एक टेबल की अगर बात करें तो उसमें नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ब्ला 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 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये फील्ड हैं, ये कॉलम्स हैं। और जब आपने इनको फिल कर दिया कि मेरा नाम ये है, मेरी ईमेल आईडी ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, मेरा पैन कार्ड नंबर ये है, जब आपने डिटेल्स को फिल कर दिया वो क्या बन गया, रिकॉर्ड, जो कि क्या कहलाती हैं, रोज। ये पूरा जो रोज एंड कॉलम्स का मिक्सचर है ये क्या कहलाता है, फाइल यानी टेबल्स। और इन टेबल के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है, डेटाबेस। क्या ये हायरार्की समझ में आई? सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे ये बताइए यहां से। आइए, डेटा की सबसे छोटी हायरार्की क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हायरार्की या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा या डेटाबेस? करेक्ट आंसर इज बिट। कलेक्शन ऑफ बिट इज कॉल्ड, डेटाबेस में बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, बाइट्स या करेक्टर्स। बाइट्स और करेक्टर्स के कॉम्बिनेशन या कलेक्शन को क्या बोलते हैं, फील्ड या कॉलम्स। फील्ड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स या रोज। रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं,
दैट इज फाइल्स या टेबल, और फाइल से कलेक्ट करके हमें क्या मिलता है, तो आंसर है डेटाबेस। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी आपके सामने है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्कीज। इस डेटा की हायरार्की को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और बताइए इसमें से क्या होगा सही आंसर। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, पहले बिट होगा, फिर बाइट होगा, फील्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, फाइल होगा और डेटाबेस होगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आपको इसकी हायरार्की समझ में आ गई? वेरी गुड, नेक्स्ट। अब डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं, डेटाबेस मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं, उनका नाम क्या क्या है। आईबीएम कंपनी का DB2, माइक्रोसॉफ्ट के तीन तीन हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि डेटाबेस में मेरा ही साम्राज्य होगा, और एक नहीं बल्कि तीन तीन सॉफ्टवेयर बना दिए जिसके द्वारा हम लोग डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। MS एक्सेल तो आप जानते ही, आपने पढ़ा है बहुत डिटेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS है या RDBMS भी बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर ये काफी शक्तिशाली है, काफी पॉपुलर है। माई एसक्यूएल, ओरेकल का RDBMS, क्विक बेस, सैप का साइबेस ASE, ये आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स के कुछ नाम हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है कि डेटाबेस में या DBMS में ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है। डेटाबेस का सबसे मेन जो इंप्लीमेंटेशन है वो है ट्रांजैक्शन। जैसे बैंक में क्या होता है कि आप लेन देन करते हैं पैसे का, है ना, पैसे आप लेते हैं, पैसे आप देते हैं, सामान आप खरीदते हैं, उसमें आपका पैसा कटता है, ये भी तो डेटाबेस है। यानी डेटाबेस का जो मेन इंप्लीमेंटेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, बैंकिंग के रिस्पेक्ट में, जिसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन। और डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को करने के लिए चार प्रॉपर्टी होती हैं। ये चार प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टी। ट्रांजैक्शन डेटाबेस प्रॉपर्टी कितनी होती हैं, चार। कौन कौन सी, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये भी सुनो। डेटाबेस में ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड, ACID। ए का मतलब एटॉमिसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन और डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। अब ऑप्शन में क्या दिया होगा, नीचे दिए गए ऑप्शंस में इनमें से कौन सी एसिड प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहां पर सी को कुछ और लिख देंगे, आई को कुछ और लिख देंगे, डी को कुछ और लिख देंगे, तो वो हमारी नहीं होगी। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है सर इनका मतलब क्या है, एटॉमिसिटी का मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब, आइसोलेशन का मतलब या ड्यूरेबिलिटी का मतलब। आइए समझ लेते हैं एक बार। एटॉमिसिटी का मतलब होता है यस या नो, मतलब या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा। अगर आपको अपने दोस्त को 500 रुपए देने हैं तो या तो 500 रुपए उसके पास पहुंचेंगे या तो नहीं पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 500 रुपीज ट्रांसफर कर दिए, उसको 100 रुपीज मिल गए बाकी नहीं मिले, है ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 250 रुपए मिल गए, 300 रुपए मिल गए, बाकी नहीं मिले। तो या तो ट्रांजैक्शन होगा, नहीं होगा तो वो फेल हो जाएगा, है ना, और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि योर ट्रांजैक्शन इज फेल्ड। तो इसे बोला जाता है एटॉमिसिटी। या तो ट्रांजैक्शन होगा, या तो डेटाबेस में ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा, एटॉमिसिटी। दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ट्रांजैक्शन होने के बाद और पहले आपका जो अकाउंट है
उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव इन द सेंस ऐसा नहीं होगा कि आपका ट्रांजैक्शन होने के बाद आपका अकाउंट सुपीरियर हो जाए, सेंडर वाले का कम हो जाए, रिसीवर वाले का बढ़ जाए, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार ट्रांजैक्शन होते रहने चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन लगातार नहीं होंगे, है ना, अगर आपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल 6 महीने या 1 साल तक नहीं किया तो क्या होगा? आपका वो एटीएम कार्ड बैन हो जाएगा, है ना, वो आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा और फिर आपको बैंक में जाकर उसको स्टार्ट करवाना होगा, फिर से रिन्यू करवाना होगा। यही होता है ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेन देन में निरंतरता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हैं वो अलग अलग होकर चलने चाहिए। आइसोलेशन का मतलब डेटाबेस में हर एक चीज अलग अलग होनी चाहिए। एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपके 2 अकाउंट हैं, एक एसबीआई में है और एक अकाउंट आपका मान लेते हैं यूनियन बैंक में है। अगर आपने एसबीआई वाले अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन किया तो क्या यूनियन बैंक वाले अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं। अगर आपने यूनियन बैंक से कोई ट्रांजैक्शन किया तो क्या एसबीआई वाले में कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं। यानी ये सारे ट्रांजैक्शन अलग अलग होकर चलेंगे, इनका एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि डेटाबेस में हार्डवेयर का इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि आपके मोबाइल फोन में एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मोबाइल टूट जाता है तो क्या वो बैंकिंग एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर पाएंगे? यस और नो? या आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और ट्रांजैक्शन करने के दौरान आपका मोबाइल करप्ट हो जाता है, आपने जैसे किसी को 500 रुपए भेजे उसके बाद आपका मोबाइल करप्ट हो जाता है, तो क्या उसको 500 रुपए नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इसका मतलब कि हार्डवेयर के टूटने पर आपके डेटाबेस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। सर अगर फोन टूट जाएगा तो हम बैंक की एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप दूसरा फोन लीजिए, उसमें आप सिम लगाइए और उसके द्वारा आप यूज करिए। ऐसा तो नहीं होगा कि फोन आपका टूट गया तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके जो ट्रांजैक्शन हैं वो हार्डवेयर फ्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फोन टूट जाता है बाई चांस, खुदा ना खास्ता, तो क्या आप फेसबुक एक्सेस नहीं कर पाएंगे? क्या आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे कभी? क्या आप अपनी जीमेल आईडी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे? आप कहेंगे सर कर पाएंगे। किसी दूसरे फोन से कर पाएंगे, किसी अपने पेरेंट्स के फोन से कर पाएंगे, है ना, कर तो पाएंगे। बस आपको लॉगिन करना है फेसबुक को, जीमेल को, यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा, और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो भी आपका डेटाबेस है क्या वो ड्यूरेबल है? क्या आपका डेटाबेस ये कहता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना, अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपने डेटाबेस को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यही तो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ओपन सोर्स डीबीएमएस से। ओपन सोर्स का मतलब हम लोग जानते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और जिनमें हम बदलाव भी कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ओपन सोर्स, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल का क्रोमियम ओपन सोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो क्या कोई ऐसा डेटाबेस भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें बदलाव किए जा सकते हैं? जी हां, दैट इज माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, मारिया डीबी और एसक्यूएल लाइट। 4 ऐसे डीबीएमएस हैं, 4 ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए जिनमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं और जो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, मारिया डीबी और एसक्यूएल लाइट, ये 4 नाम याद रखिएगा।
अगर ये ओपन सोर्स हैं तो क्लोज्ड सोर्स कौन से हैं? क्लोज्ड सोर्स का मतलब ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो फ्री नहीं है, जिनको चलाने के लिए हमें पेमेंट करना होगा, जो पेड हैं। तो आंसर है ओरेकल, आईबीएम का DB2, सैप का HANA और माइक्रोसॉफ्ट का SQL। ये आपके कैसे हैं? क्लोज्ड हैं। जहां HANA की फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस, और सैप की फुल फॉर्म क्या है? सैप HANA में सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो इसकी फुल फॉर्म भी हमने लिख दी है। तो ओरेकल का ओरेकल हो गया, आईबीएम का DB2 हो गया, सैप कंपनी का HANA हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का SQL हो गया। ये हमारे कैसे हैं? पेड हैं। जबकि फ्री के केस में हमारे कौन से आ जाएंगे? MySQL, PostgreSQL, MariaDB और SQLite। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके बाद बात करते हैं ER मॉडल पर। डेटाबेस में ER मॉडल क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात करी डेटाबेस में, जरा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ये जो डेटाबेस है, इसे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के फॉर्म में मैनेज करें तो DBMS है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में मैनेज करें तो RDBMS है। डेटाबेस का आर्किटेक्चर कितने तरीके का होता है? सिंगल टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर। सिंगल टीयर का मतलब हमारे कंप्यूटर में ही डेटाबेस है, हमें किसी से रिक्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 टीयर का मतलब हम एक पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और 3 टीयर का मतलब हम 2 कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया DBMS का आर्किटेक्चर। फिर हम लोग ने डेटा की हायरार्की को समझा, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी छोटे से बड़े की तरफ, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, यानी सेकंड हो गया था हमारा करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस सॉफ्टवेयर के कुछ नाम समझे कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल हम डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए, आईबीएम का DB2, माइक्रोसॉफ्ट के 3, एक्सिस एक्सेल और SQL सर्वर, MySQL, ओरेकल, क्विकबेस और सैप साइबेस। फिर हमने देखा कि इनमें से ऐसे कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री हैं, जिनमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने आगे आपको बताया। लेकिन उससे पहले हमने आपको क्या बताया कि डेटाबेस में ट्रांजैक्शन होता है, और ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। यानी वो ही डेटाबेस बढ़िया माना जाता है जिसमें ये चारों खूबियां होती हैं, है ना। जैसे वो स्टूडेंट बढ़िया माना जाता है जिसमें कौन सी क्वालिटीज होती हैं, है ना। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे गुरु हमसे कहते थे कि बेटा देखो, छात्र में, एक स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए? काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव चा, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणा। है ना। विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या हैं? अल्पाहारी, कम खाओ, ज्यादा खाओगे सो जाओगे। अल्पाहारी, गृह त्यागी, है ना। गृह त्यागी मतलब ग्रह का मोह माया त्याग दो, है ना। ऐसा नहीं है कि आज उनके यहाँ बर्थडे है, जाना है, आज उनके यहाँ पार्टी है, चलो पार्टी कर लेते हैं, डिस्को कर लेते हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट लाइफ में नहीं होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम, यानी कौवे की तरह ध्यान लगाओ, कुत्ते की तरह आपकी नींद होनी चाहिए, बिल्कुल आप सतर्क होइए, है ना। तो ऐसे लक्षणों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एक बढ़िया स्टूडेंट हैं। क्लियर है ना। तो वैसे ही डेटाबेस कौन सा बढ़िया माना जाता है? जहां एटॉमिसिटी हो, है ना, जहां कंसिस्टेंसी हो, जहां आइसोलेशन हो और जहां ड्यूरेबिलिटी हो। वेरी गुड। फिर इसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस को डिवाइड किया किस में? ओपन सोर्स में और क्लोज सोर्स में। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है,
जैसे माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, मारियाडीबी, एसक्यूएलाइट। इसके अलावा वो डीबीएमएस जो पेड हैं, जैसे ओरेकल, आईबीएम का डीबी2, सैप एचएनए और माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल। फिर अब बात करेंगे ईआर मॉडल पे। ये क्या है? डेटाबेस को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इसके लिए बनाया गया ईआर मॉडल। हाउ डेटाबेस कैन बी ग्राफिकली इंप्लीमेंटेड, कैसे इसको ग्राफिक्स की मदद से समझा जाए, इमेजेस की मदद से समझा जाए, फ्लो चार्ट की मदद से समझा जाए, इसे बोलते हैं ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एग्जाम्पल, यहां एंटिटी क्या है? एम्प्लॉय एक एंटिटी है और उसके रिलेशनशिप क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की मेल आईडी, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, एम्प्लॉय का एड्रेस, ये सब क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स। तो ईआर मॉडल का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने ये मॉडल बनाया? पीटर चेन 1976 में। इन्होंने कहा हम चैन की नींद नहीं लेने देंगे, दैट इज कॉल्ड पीटर चेन। कब बनाया? 1976 में। ईआर मॉडल, ईआरपी मॉडल डिस्क्राइब्स व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विद इन द हेल्प ऑफ डायग्राम। कह रहा है एंटरप्राइज रिसोर्स, या फिर ईआर मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसका मेन काम क्या है कि कैसे डेटाबेस को स्ट्रक्चर करे, कैसे डेटाबेस को डायग्राम की मदद से शो करे, दैट इज कॉल्ड ईआर मॉडल। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यहां पर ओवल्स का यूज किया गया, जिसका मतलब होता है एट्रीब्यूट्स। यहां रेक्टेंगल का मतलब होता है एंटिटी। यहां डायमंड का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग बॉक्स, जो कि रिलेशनशिप को बताता है। और लाइंस का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ने वाला, दो रिलेशनशिप को कंबाइन करने वाला, दैट इज कॉल्ड लाइन। यानी ओवल्स का मतलब क्या होगा? एट्रीब्यूट्स। रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा? एंटिटी। डायमंड का मतलब होगा डिसीजन मेकिंग या रिलेशनशिप। और लाइन का मतलब होगा कनेक्टिविटी बिटवीन दी डेटाबेस। एग्जाम्पल समझते हैं, एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट क्या है? एंटिटी। और एंटिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। तो हमने क्या स्टूडेंट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया? जी हां। स्टूडेंट के क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओवल से। जैसे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की आईडी। ओवल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो ये हो गए स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। और इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए हमने किसका यूज किया? लाइंस का। लाइन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? लिंक एंटिटी सेट टू एट्रीब्यूट एंड एंटिटी सेट टू रिलेशनशिप। एंटिटी को एट्रीब्यूट से कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया? लाइंस का। तो ये हो गया ना ईआर मॉडल। नेक्स्ट, एसक्यूएल क्या होता है? व्हाट इज एसक्यूएल? ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, पीएचपी एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डेटाबेस बनाना है, तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डेटाबेस बना सकते हैं? द आंसर इज एसक्यूएल। ओनली वन लैंग्वेज which is used for creating a database, and the answer is SQL, structured query language. SQL की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन यहां पर एक मेन बात है, क्या? SQL का यूज हम तभी करेंगे जब डेटाबेस हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मतलब, सपोज करिए अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है,
हम एसक्यूएल में उसको तभी मेंटेन कर पाएंगे जब रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेंटेन है। अगर वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेंटेन नहीं है तो हम एसक्यूएल का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नंबर 1, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज टू ऑपरेट द डेटाबेस। इसकी मदद से हम डेटाबेस को ऑपरेट कर सकते हैं। एसक्यूएल इज आंसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये एसक्यूएल किसने दिया? ये लैंग्वेज जिसने दी उस इंस्टीट्यूट का नाम है आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ये लैंग्वेज दी गई है। 1970 में डॉक्टर EF टेड कॉड, जो कि IBM में काम करते थे, इनको कहा गया फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी RDBMS। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि RDBMS के फाउंडर कौन है, रिलेशनल डेटाबेस के फाउंडर कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर EF कॉड। कहां काम करते थे? IBM में, और इन्होंने ही कॉन्सेप्ट डेवलप किया किसका? रिलेशनल डेटाबेस का। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब रोज एंड कॉलम्स। तो ये रोज एंड कॉलम्स को बनाने वाले डेटाबेस में कौन थे? EF कॉड। ही डिस्क्राइब द रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस। 1974 में एसक्यूएल आ गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अपीयर हुआ। तो क्या क्या समझ में आया हमें? एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल का यूज करते हैं। जिस इंस्टीट्यूट ने एसक्यूएल दिया वो कौन सी है? आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। EF कॉड, ये कौन है? फादर या फाउंडर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और 1974 में क्या आया? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अपीयर हुआ। एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय IBM कॉर्पोरेशन। एसक्यूएल को किसने डेवलप किया? IBM ने। एसक्यूएल को डेवलप करने वाले पर्सन कौन थे? तो डोनाल्ड चैम्बरलेन और रेमंड बॉयस। सर अभी आपने बताया EF कॉड, वो क्या है? RDBMS को डेवलप करने वाले, रिलेशनल डेटाबेस को डेवलप करने वाले EF कॉड, जबकि एसक्यूएल को डेवलप करने वाले कौन है? रेमंड बॉयस और डोनाल्ड चैम्बरलेन। मैंने इसको याद करने का जो तरीका निकाला था वो था डॉक्टर। एसक्यूएल किसने डेवलप किया? डॉक्टर ने। डॉक्टर मतलब D और R, D का मतलब डोनाल्ड चैम्बरलेन और R का मतलब रेमंड बॉयस। तो पहले डोनाल्ड बोली और फिर रेमंड बॉयस बोली। ओल्ड नेम, एसक्यूएल का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ एसक्यूएल? द आंसर इज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो पहले इसे एसक्यूएल नहीं बोला जाता था, पहले इसे सीक्वल के नाम से जाना जाता था। और सीक्वल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। और आगे चलकर इसमें इंग्लिश हटा दिया गया और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के नाम से फेमस हो गया। एसक्यूएल सर्वर इज ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय। कह रहा है ये जो एसक्यूएल है ये किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? इसका सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो IBM ने डेवलप करी, लेकिन इसका जो सर्वर है वो किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। इतनी बातें समझ में आई? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एसक्यूएल है क्या? अगर हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, मैनेज करना है, तो हम एसक्यूएल का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। एसक्यूएल किसके द्वारा दिया गया? किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया? आंसी के द्वारा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो RDBMS का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? EF कॉड ने दिया। 1974 में एसक्यूएल आ गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया? IBM कॉर्पोरेशन में। IBM कॉर्पोरेशन में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे थे जिनका नाम क्या था? डॉक्टर डोनाल्ड चैम्बरलेन और रेमंड बॉयस। इन्होंने एसक्यूएल को डेवलप किया। एसक्यूएल का पुराना नाम क्या है? सीक्वल,
स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल के सर्वर को किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। वेरी गुड। अब आती है मुद्दे की बात, टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल ने क्या किया? अपने आप को 5 भागों में डिवाइड किया। एसक्यूएल एक मेन लैंग्वेज है जिसने अपने आप को 5 लैंग्वेजेस में डिवाइड किया। पहली थी डीडीएल, दूसरी थी डीएमएल, तीसरी थी डीसीएल, चौथी थी टीसीएल और पांचवी थी डीक्यूएल। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल का मतलब डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज और टीसीएल का मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डीक्यूएल का मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? यस या नो? इसका मतलब कि अगर हमें डीडीएल के द्वारा एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, एक टेबल का प्रारूप तैयार करना होगा, उसका यू कैन से ब्लूप्रिंट बनाना होगा, तो हम डीडीएल का यूज करेंगे। अगर हमें उसमें कोई बदलाव करने होंगे, कोई एडिटिंग करनी होगी, कुछ चेंजेस करने होंगे, तो डीएमएल का यूज करेंगे। अगर उसमें हमें कंट्रोल करना होगा, यानी राइट्स को लेना होगा या राइट्स को देना होगा, तो हम डीसीएल का यूज करेंगे। अगर हमें ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना होगा, यानी या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा, अगर इस पर कंट्रोल करना होगा, कमिट या रोल बैक करना होगा, तो टीसीएल का यूज करेंगे। और अगर हमें किसी भी चीज को सिलेक्ट करना होगा तो डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। आइए जरा इसको समझ लेते हैं। डीडीएल का काम क्या है? डीडीएल मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस को ड्रॉप का मतलब स्वाहा, पूरे डेटाबेस को उड़ा भी सकते हैं। उसमें कोई ऑल्टरेशन भी कर सकते हैं, कोई बदलाव भी कर सकते हैं, ट्रनकेट भी कर सकते हैं, मतलब रोज को सिर्फ डिलीट भी कर सकते हैं। तो डीडीएल की मदद से डेटाबेस को बनाया, उसको उड़ा दिया, उसमें बदलाव किया, और ट्रनकेट का मतलब उसके रोज को चेंज कर दिया, उसके रोज को डिलीट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रनकेट। डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसकी मदद से हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया तो उसके डेटाबेस को इंसर्ट किया, अगर उसका कॉन्टेक्ट नंबर बदल गया तो उसको अपडेट कर दिया, वो एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, क्या दुनिया या ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएगा या दुनिया, और दोनों ही केस में उसके डेटाबेस को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने का काम किसका है? डीएमएल का। टीसीएल का मतलब या तो उसके राइट्स को ग्रांट करेंगे या रिवोक करेंगे। जब कोई इंप्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो क्या करते हैं? उसको चीजें देते हैं कि ये लो, ये यहाँ का ड्रेस कोड है, ये पहन के आना, ये यहाँ की टाई है, ये लगा के आना, ये आईडी कार्ड है, ये लगा के आना, ये लैपटॉप भी ले लो, ये मोबाइल फोन भी ले लो, ये बैग भी ले लो, है ना, ये टैबलेट भी ले लो, मुझे भी ले जाओ साथ में। यानी भर भर के सब कुछ दे देते हैं कि तुमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है, तुम मेरे हो। लेकिन जब उसको टर्मिनेशन किया जाता है ना, जब उसको रिवोक कर दिया जाता है, तो उससे सारी चीजें ले लेते हैं कि लैपटॉप दिया था, रख के जाओ, मोबाइल दिया था, रख के जाओ, आईडी कार्ड दिया था, रख के जाओ, शर्ट पैंट दी थी, यहीं उतार के जाओ, यानी हर एक चीज ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवोक करना। तो डीसीएल में क्या करते हैं? उसको राइट्स देते हैं, और रिवोक में क्या करते हैं? उसके राइट्स को वापस ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवोक। समझ गए? फिर है टीसीएल। टीसीएल में क्या करते हैं? 3 पॉइंट करते हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट का मतलब कमिटमेंट लेते हैं। कमिट का मतलब
कि अगर आपने किसी को 5 रुपए दिए हैं तो वो कमिट हो गया, अगर उसके पास पहुंच गए 5 रुपए तो क्या हो गया, कमिट हो गया। और अगर 5 रुपए नहीं पहुंचे लेकिन आपके पास से कट गया पैसा, है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को पेमेंट किया, पेमेंट तो चला गया लेकिन उसके पास नहीं आया, वो कह रहा है मुझे तो मिला ही नहीं, आपने कहा मैंने कर दिया। इस केस में क्या होगा, इस केस में बैंक कहेगा रुको, मैं देखता हूं कहीं मेरे पास से कोई गड़बड़ हुई है। और अगर बैंक के पास से कोई गड़बड़ हुई होती है तो या तो 24 घंटे के अंदर अंदर या तुरंत या 7 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, रोल बैक। या तो पैसा जाएगा, कमिट हो जाएगा, और अगर गया और रिसीव नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, रोल बैक, वापस आ जाएगा। सेव पॉइंट का मतलब अगर पैसा उसको गया तो ये पता चल जाएगा कि किस समय पर गया, किस दिन ट्रांसफर किया, किस समय पर ट्रांसफर किया। और अगर वापस आना होगा तो ऑटोमेटिकली मेल भी आ जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। अगर किसी कारणवश आपका पैसा कट गया तो परेशान मत होइएगा, पैनिक मत होइएगा, आपका जो पैसा है वो नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में वापस आ जाएगा, है ना। ये क्या है, सेव पॉइंट। और डीक्यूएल क्या है, सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब अगर एक भारी डेटाबेस में से मुझे उन एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, कैसे निकालेंगे। बहुत सपोज करिए 5,000 एम्प्लॉय हैं और मुझे उन एम्प्लॉइज का डेटाबेस चाहिए जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो मैं किसका यूज करूंगा, सिलेक्ट का। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाई ग्रुप बाई हैविंग, एक क्वेरी चलाऊंगा जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉइज के डेटाबेस को निकाल लेंगे जिनका जो सैलरी है वो 25,000 से क्या है, ज्यादा है। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिलेक्ट का। तो यानी पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कितने कमांड हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल, यानी 5 कमांड। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जरा ध्यान से सुनो। एसक्यूएल में कितने कमांड्स होते हैं, 5। कौन कौन से कमांड होते हैं, डीडीएल डेटाबेस को बनाने से के रिगार्डिंग, डेटाबेस को पूरा उड़ाने के रिगार्डिंग डीडीएल। डीएमएल का मतलब कोई इंप्लॉय आया, उसके डेटा को इंसर्ट किया, उसमें कोई बदलाव किया या उसको हटा दिया, है ना, वो छोड़ के चला गया ऑर्गेनाइजेशन, हटा दिया उसके डेटाबेस को। टीसीएल में क्या किया, उसको राइट्स दिए और उसके राइट्स को ले लिया, वापस ले लिया। टीसीएल में क्या किया, या तो ट्रांजैक्शन हो गया तो कमिट हो गया, नहीं हुआ ट्रांजैक्शन तो पैसा वापस आ गया, रोल बैक आ गया। किस समय पैसा वापस आया, ये सेव हो गया, सेव पॉइंट। और डीक्यूएल में क्या हुआ, सिलेक्ट, यानी अगर हमें पार्टिकुलर कोई एक्शन करना है, हमें यह जानना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो 5 साल पूरा कर चुके हैं, हमें प्रमोशन देना है उनको, तो हमें क्या जानना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी कंपनी में ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जो 5 साल पूरा कर चुके हैं। तो मैंने एक क्वेरी चलाई, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय टेन्योर इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 इयर्स, जिनका टेन्योर 5 साल पूरा हो चुका है या उसके बराबर है, उनकी लिस्ट निकल के आ जाए। तो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर उनकी लिस्ट निकल के आ जाएगी, किसके द्वारा, सिलेक्ट के द्वारा। तो ये क्या 5 चीजें समझ में आ गई आपको कि डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, डीसीएल क्या है, टीसीएल क्या है या डीक्यूएल क्या है। डीएमएल का इस्तेमाल कब करते हैं, आकांक्षा कह रही है सर डीएमएल क्या है। डीएमएल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई इंप्लॉय आता है या वो जाता है। आएगा तो उससे पूछेंगे इधर आओ, यहां आओ, नाम क्या है तुम्हारा, वो कहेगा ये, सेव कर लिया, इंसर्ट कर लिया। हमने कहा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसने कहा ये। हमने कहा अच्छा एज क्या है, उसने कहा ये।
हमने कहा एड्रेस क्या है, उसने कहा ये। हमने कहा आधार कार्ड क्या है, उसने कहा ये। मैंने कहा पैन कार्ड क्या है, उसने कहा ये। मैंने कहा गर्लफ्रेंड कितनी है, कहता नहीं बताएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, चाहिए भी नहीं। तो यानी ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अब कल वो मेरे पास में आया कि सर मैंने दूसरा मोबाइल ले लिया है, मैंने दूसरा सिम भी ले लिया है, मेरा नंबर बदल दीजिए। मैंने कहा अच्छा इधर आओ, ये रहा नंबर और ये तुम्हारा बदल गया। उसने कहा सर मैंने घर भी बदल लिया है ना, मेरी सैलरी अच्छी हो गई, अब मैंने घर भी बदल लिया है, मेरा एड्रेस भी बदल दो। मैंने कहा इधर आओ, बताओ क्या है तुम्हारा एड्रेस। उसने कहा ये है ना। उसने कहा सर नौकरी अच्छी हो गई है, सर छोकरी भी अच्छी मिल गई है। मैंने कहा भाग जाओ यहां से, है ना। मैंने क्या किया, चलो टर्मिनेट हो जाओ यहां से, कोई काम नहीं है तुम्हारा, है ना। छोकरी की बात कर रहे हो, नौकरी मिल गई है, चलो निकल लो निकल लो। तो मैंने क्या किया, उसका डेटाबेस क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, यानी उसको टर्मिनेट कर दिया। अगर उसको टर्मिनेट कर दिया यानी उसके डेटाबेस को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, अब तुम यहां से निकल लो। तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिलीट, और इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्लियर है। आगे बढ़ो, अब बात करेंगे डेटाबेस कीज के बारे में। कीज का मतलब क्या होता है डेटाबेस में, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन आते जरूर हैं। कीज का मतलब होता है कुंजी। जैसे अगर आपको कोई ताला खोलना है तो आपके पास में उसकी क्या होनी चाहिए, की होनी चाहिए। वैसे ही डेटाबेस में से भी आपको स्पेसिफिक डेटा अगर फेच करना है तो आपके पास उस डेटाबेस की क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है वो किस बेसिस पर दी जाती है, आप कहेंगे सर उसके काम के बेसिस पर, वो तो बात अलग है। लेकिन सैलरी उसके नाम पे दी जाएगी, उसके अकाउंट नंबर के बेसिस पर दी जाएगी, उसके आईडी पर दी जाएगी, उसके एड्रेस पर दी जाएगी। सैलरी किसके बेसिस पर दी जाएगी, आंसर है बिल्कुल सही, एम्प्लॉय आईडी। यानी जब भी सैलरी डिस्पैच करनी होती है तो एम्प्लॉय आईडी की मदद से हम सैलरी को डिस्पैच करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी 1 सैलरी गई, टिक लगा दो। एम्प्लॉय आईडी 2 सैलरी गई, टिक लगा दो। ये काम ऑटोमेटिक हो, है ना। जैसे स्कूल या कॉलेजेस में जब अटेंडेंस होती थी तो वहां पर अटेंडेंस कैसी होती थी, नाम के बेसिस पर या रोल नंबर के बेसिस पर। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, या फिर राहुल, आकांक्षा, प्रियम, सत्यम, नाम के बेसिस पर। तो आप कहेंगे सर कभी कभी नाम के बेसिस पर, कभी कभी रोल नंबर के बेसिस पर। मैंने कहा क्या नाम के बेसिस पर कोई दिक्कत आती थी, आपने कहा जी हां सर। उन्होंने कहा राहुल, अब एक क्लास में 5 राहुल, तो कौन से राहुल की बात हो रही है ये कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा सर राहुल के साथ में कास्ट भी जोड़ दी जाए। हमने कहा अच्छा, राहुल सेठ हमने कह दिया, तो हो सकता है कि उस कास्ट के भी 2 लोग मौजूद हों। अब क्या होगा, अब फिर कहानी फंसेगी। तो उसमें राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3 के नाम से करते थे, है ना। या सबसे बढ़िया तरीका क्या है, रोल नंबर या आईडी। तो आईडी क्या किसी की डुप्लीकेट होगी, जी नहीं, है ना। आईडी तो एक ही होगी, रोल नंबर तो एक ही होगा, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, दैट इज द बेस्ट वे टू पिक समवन फ्रॉम द डेटाबेस। किसी को डेटाबेस से निकालने के लिए, पिक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जरूरी है, उसकी की। जैसे सरकार ने कहा कि तुम्हारा पूरा डेटाबेस हमें पता है। हमने कहा कैसे, उसने कहा इधर आओ, तुम कॉन्टैक्ट नंबर यूज करते हो, हमने कहा। सरकार ने कहा कि तुम कॉन्टैक्ट नंबर के लिए सिम लेते हो, हमने कहा। उसने कहा सिम लेने के लिए तुम अपना आधार नंबर देते हो, हमने कहा। उसने कहा वो आधार नंबर मेरे पास में है, वो आधार नंबर हम ही ने तो तुम्हें दिया है। इसका मतलब कि सरकार को पता है कि हमारे पास कितने फोन हैं, उनको पता है हमारे पास कितने सिम हैं, उन्हें पता है
कि हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, है ना, क्योंकि जनरली एक पर्सन 2 या 3 सिम यूज करेगा, तो एक रफली आइडिया सरकार के पास में है। सिलेंडर लेते हैं घर में, जी हां, उससे भी आइडिया हो जाता है कि यहां पर कितने सिलेंडर्स की खपत है, उससे भी सरकार आइडिया लगा लेती है कि कितने पर्सन इस घर में हैं। इतना ही नहीं, हमारा समय समय पर सेंसस होता है ना, जहां पर हमारे घर घर में लोग आते हैं और पूछते हैं कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, इसके द्वारा भी। तो इसका मतलब डेटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें कीज का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब की आपका नाम भी हो सकता है, कि आपकी ईमेल आईडी भी हो सकती है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है, आपकी आईडी भी हो सकती है। ये सभी चीजें क्या होती हैं, कीज। अब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ मेनी टोटल कीज आर देयर, कुल कितनी कीज होती हैं डेटाबेस में? आंसर है 6। कितनी? 6। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की और फॉरेन की। अब ये 6 कीज कौन कौन सी हैं, इनका क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कल के सेशन में, है ना। तो आज के लिए इतना बहुत था। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको डेटाबेस से मिली होगी। आपको ये पता चला होगा कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। आपको ये पता चला होगा कि डेटाबेस बढ़िया वही माना जाएगा जिसमें एसिड प्रॉपर्टी होगी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। आपको ये भी पता चला कि डेटाबेस की जब भी बात करेंगे तो उसकी एक हायरार्की होगी, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, डेटाबेस, है ना, इस तरीके से। तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आपने आज समझा। रिमेनिंग फैक्टर्स को हम लोग समझेंगे कल के सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।